ये कहानी शुरू होती है 1930 में एक छोटे से गांव से, जहाँ एक टीचर अपने नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। और वहीं उषा को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी 10 साल की एक छोटी सी बच्ची होती है। वो टीचर उन बच्चों को महात्मा गांधी जी की नमक आंदोलन के बारे में बता रहे होते हैं, जिसे उषा बहुत ध्यान से सुन रही होती है। उसी दौरान वहाँ अंग्रेज पुलिस के कुछ लोग पहुंच जाते हैं और टीचर की धुलाई शुरू कर देते हैं। उषा अपने टीचर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पुलिस मारती है और फिर उसे घर भेज दिया जाता है, जहां उषा के फादर, जो कि अंग्रेज सरकार के जज भी होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उषा अंग्रेजों के खिलाफ लड़के आई है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो उषा को उस रूम से बाहर निकाल देते हैं। दरअसल उषा के फादर अंग्रेज सरकार को बहुत मानते थे और उन्हें इंडिया की आजादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब कहानी 1942 में जाती है, जहां उषा के फादर मुंबई में शिफ्ट हो चुके होते हैं, जहां दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिनमें उषा और उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। तभी वहां अंग्रेजी ऑफिसर पहुंच जाते हैं और उन लोगों को मार के भगा देते हैं। अब कुछ दिन बाद उषा और उसके दोस्त बलवीर सिंह नामी एक आदमी से मिलते हैं, जो कि कांग्रेस का वर्कर होता है, और ये सभी लोग मिलके आजादी की जंग लड़ रहे होते हैं। अब उषा घर पहुंचती है, जहां ये देख के वो उदास हो जाती है कि उसके फादर अभी भी रेडियो पे चर्चिल की स्पीच सुन रहे होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। फिर वो उषा और अपनी माँ को बाहर ले जाके सरप्राइज देते हैं, जहां वो उन्हें अपनी नई सरकारी गाड़ी दिखाते हैं, जिस पर के ब्रिटिश एम्पायर का फ्लैग लगा होता है। लेकिन उषा उसे देख के खुश नहीं होती और अपने फादर को ये कह के वहाँ से निकल जाती है कि चर्चिल की गाड़ी आप ही को मुबारक हो। उषा का एक स्पेशल फ्रेंड भी होता है, कौशिक, जिसे उषा ये सब बताती है कि उसने पापा के साथ ये सब किया है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कौशिक हमेशा उषा के साथ रहता और उसे सपोर्ट करता था। अब ये सभी बलवीर सिंह के पास चले जाते हैं, जिसके बाद अब ये सभी दोस्त कांग्रेस के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ उषा का दोस्त फाद और कौशिक दोनों ही मौजूद होते हैं, जो देख के उषा को काफी अच्छा लगता है। लेकिन उषा ने ये कांग्रेस ज्वाइन करने वाली बात अभी अपने फादर को नहीं बताई होती, क्योंकि उषा के फादर कांग्रेस के खिलाफ होते हैं और वो आजादी की जंग लड़ने वालों को आतंकवादी समझते हैं। अब ये लोग पार्टी के काम के लिए एक जगह जाते हैं, जहाँ उन्हें एक घर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुन के उस जगह पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात इंजीनियर शमीम से होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ डांस कर रहा होता है और उन्हें भी साथ डांस करने को बोलता है। डांस करते हुए उषा की नजर एक रेडियो सिस्टम पे पड़ती है और वो शमीम से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर शमीम उन्हें बताता है कि ये रेडियो स्टेशन है, लेकिन वर्ल्ड वार 2 की वजह से सरकार ने तमाम प्राइवेट रेडियो पे पाबंदी लगा दी है, इसलिए मैंने इस सिस्टम को शट डाउन करके रखा हुआ है। वहीं फाद उषा और कौशिक को राम मनोहर लोहिया के बारे में बताता है कि वो मेरे लिए कितने बड़े हीरो हैं और वो अभी भी अंडरग्राउंड रह के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब उषा वहाँ से घर लौटती है, जहाँ उसके फादर को शक हो जाता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है और उसका कांग्रेस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन उषा उन्हें कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। उषा के फादर को अभी भी तसल्ली नहीं होती और वो उषा को कहते हैं कि तुम मेरे सर की कसम खाओ कि तुम कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करोगी, और उषा भी उनके सर की कसम खा लेती है, जिसके बाद वो मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन फिर रूम में जाके उषा बहुत रोती है, क्योंकि कांग्रेस तो वो पहले ही ज्वाइन कर चुकी होती है। अब कुछ दिनों बाद मुंबई में ही महात्मा गांधी जी की प्रार्थना सभा होती है, जिसमें उषा भी अपने दोस्त कौशिक के साथ पहुंच जाती है। वहीं एक लड़की गांधी जी से सवाल पूछती है कि हम सभी लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें अभी ब्रह्मचार अपना लेना चाहिए? जिस पर गांधी जी कहते हैं कि इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका इख्तियार है, जो चाहे ब्रह्मचार अपना सकता है और जो चाहे उसे छोड़ सकता है। इधर ये सारी बातें सुनने के बाद उषा खड़ी हो जाती है ब्रह्मचार अपनाने के लिए, लेकिन तभी वो अपने साथ बैठे कौशिक को देखती है, जो कि ब्रह्मचार अपनाने के लिए खड़ा नहीं होता और उषा की तरफ काफी परेशानी से देखता है। लेकिन उषा ब्रह्मचार की कसम खा लेती है। वहाँ से बाहर आके कौशिक उषा को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझसे पूछे बगैर ही हम दोनों के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। यहाँ उषा उसे कहती है कि जब तक सब कुछ आसान था तुम मेरे साथ रहे, और अब जब देश की आजादी के लिए कुर्बानी का टाइम आया तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। और यहाँ पर कौशिक उषा को छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुंबई में कांग्रेस की हिंदुस्तान छोड़ दो मूवमेंट का एक जलसा होता है, जहां उषा, कौशिक और उसका दोस्त फाद ये तीनों आए होते हैं। लेकिन वहीं उन्हें खबर मिलती है कि गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया है और कांग्रेस के बाकी लीडर्स जो कि इस मूवमेंट में शामिल थे और एक्टिव थे, उन सबको अरेस्ट कर दिया गया है।
यानी कांग्रेस की सारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया है और जो लोग इस प्रोटेस्ट में आए थे उन्हें भी पुलिस ने मार के भगा दिया। यानी कि गांधी जी की हिंदुस्तान छोड़ दो मूवमेंट की कमर ही टूट गई। अब उषा और उसके दोस्त इकट्ठे होते हैं जहाँ ये सब उदास होते हैं क्योंकि कांग्रेस की मूवमेंट को अंग्रेज सरकार ने कुचल दिया था। वहीं उषा के ज़हन में एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों को बताती है कि 1857 की जंग आज़ादी में हमें इसलिए शिकस्त हुई थी क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था। यानी हम अपनी बात जनता तक पहुंचा ही नहीं सके थे। और अब सिर्फ एक ही चीज है जो पूरे भारत को हमारे साथ जोड़ सकती है और वो है रेडियो। जिसके लिए वो लोग पहुंच जाते हैं इंजीनियर फिरदौस शमीम के पास, जिसके पास एक पॉडकास्ट रेडियो सेटअप था और उसे कहते हैं कि ये रेडियो पॉडकास्ट तुम हमें भेज दो। लेकिन शमीम उन्हें कहता है कि मैं इस रेडियो सेट के पूरे 4000 रुपए लूंगा, यानी 4 किलो सोने की कीमत लूंगा। 1942 के 4000 रुपए आज के हिसाब से करोड़ों रुपए के बराबर बनता है। अब वो लोग पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं और रेडियो के नाम पे लोगों से डोनेशन लेने के बाद भी उनके पास सिर्फ 500 रुपया इकट्ठा होता है। लेकिन तभी वहाँ उषा की दादी आती हैं और उषा को काफी सारा सोना देती हैं और उन्हें कहती हैं कि इसे बेच के तुम्हें 4000 रुपए मिल ही जाएंगे। और साथ उषा को कहती हैं कि मैं भी भारत की आजादी चाहती हूँ। लेकिन इस बात का उषा के फादर को नहीं पता होता, जिसके बाद वो लोग वो रेडियो खरीद लेते हैं। लेकिन वहीं फिरदौस इंजीनियर के घर एक नौकर होता है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पुलिस ऑफिसर को दे देता है जो कि अंग्रेज सरकार के लिए काम कर रहा होता है। इधर उषा और उसके दोस्त इस पॉडकास्ट वाले रेडियो को शिफ्ट कर रहे होते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उन्हें ये सब करता हुआ देख रहा होता है। फिरदौस इंजीनियर इस रेडियो को सेट करता है और फ्रीक्वेंसी मैच करके इसे पूरी तरह से रेडी कर देता है। अब उषा और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रही होती कि वो उस रेडियो ट्रांसमिशन की शुरुआत में क्या बोलें और रेडियो का नाम क्या रखें। इनका प्लान ये होता है कि इनके पास कांग्रेस के लीडर्स के भाषण की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और वो उन्हें ही रेडियो पे नशर करेंगे। वो इस रेडियो का नाम रेडियो कांग्रेस रखते हैं। अब रात के 8:30 बजे वो इस रेडियो ट्रांसमिशन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये रेडियो प्रोग्राम पूरे भारत में फैल जाता है और लोग उसे सुनने लगते हैं, जिसका कुछ टाइम बाद अंग्रेज सरकार को भी पता चल जाता है कि कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि बैन होने के बाद अब भी चल रही है और जल्द अज जल्द उसे ट्रेस करके बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। इधर ये रेडियो प्रोग्राम पूरे देश में वायरल होने लगता है और हर रात 8:30 बजे उषा उस प्रोग्राम को इन लाइन्स के साथ शुरू करती है, ये रेडियो कांग्रेस है, भारत में कहीं भी भारत से। अब एक दिन उषा पॉडकास्ट करने के बाद घर पहुंचती है जहां उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात के कहां से आ रही हो, जिस पर उषा उनसे झूठ बोल देती है कि उसने चेतन सर से लॉ की क्लासेस लेना शुरू की हैं और वो वहीं से आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस रेडियो प्रोग्राम का इश्तिहार अखबार में भी दे दिया जाता है, जिसके बाद भारत को जोड़ने का काम तेजी से शुरू हो जाता है। मूवी आगे बढ़ती है और अब हमें इमरान हाशमी को दिखाया जाता है जो कि राम मनोहर लोहिया का किरदार अदा कर रहे होते हैं। वो कांग्रेस के बड़े एक्टिव लीडर होते हैं जो अंडरग्राउंड रह के कांग्रेस की आज़ादी की मूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं कि इन्हें रेडियो कांग्रेस पे पूरा भरोसा है, जो लोग इस रेडियो को चला रहे हैं हमें उन्हें ढूंढ के अपने साथ शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ अंग्रेज इस रेडियो को ट्रेस करने में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद उन्हें बस इतना पता चलता है कि ये रेडियो कहीं मुंबई से चल रहा है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक ये ट्रेस नहीं कर पाए थे। अब एक दिन रेडियो पॉडकास्ट कंप्लीट करके जब उषा घर पहुंचती है तो वो देखती है कि चेतन सर उसके फादर के साथ बैठे हैं, जिसका उषा ने अपने फादर से झूठ बोला था कि वो उनसे क्लास लेती है। अब उषा का पोल खुल जाता है और वो अपने फादर को बता देती है कि वो कांग्रेस रेडियो के लिए काम करती है और उसने इनके सर की कसम भी झूठी खाई थी। ये सब जानने के बाद वो उषा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सुबह जब उषा के फादर उसके रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उषा खिड़की तोड़ के वहाँ से जा चुकी है और एक खत अपने फादर के लिए छोड़ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है लेकिन अपने देश से ज्यादा नहीं। आपका प्यार मेरे पैरों की बेड़ियां बन रहा था, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अब उषा और उसके साथी कांग्रेस के अंडरग्राउंड आजादी की मूवमेंट चलाने वाले वर्कर्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया जी से होती है, जिन्हें मिलके वो सब बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे रेडियो की आवाज भारत के एक बड़े हिस्से तक पहुंच रही है, जिससे लोग आजादी की मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार को इस रेडियो के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
जिसकी वजह से वो इस रेडियो को ट्रेस करने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर को हायर करते हैं, जो कि काफी चालाक ऑफिसर था। इस केस पर काफी गौर करने के बाद वो अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि हमें मुंबई में उन तमाम इंजीनियर्स को ढूंढना चाहिए जो कि ये फ्रीक्वेंसी सेट करना जानते हैं। इन्हीं में से किसी ने इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करके दी होगी। अगर हम उसे पकड़ लें तो उसके जरिए हम ये रेडियो पॉडकास्ट चलाने वालों तक पहुंच सकते हैं। और यूं करते करते उन लोगों को इंजीनियर शमीम के बारे में पता चल जाता है। इधर वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसे उनके रेडियो के बारे में जानकारी होती है। वो बलवीर सिंह के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा कांग्रेस रेडियो खतरे में है। वो लोग इंजीनियर शमीम को बचाने उसके घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन उनके साथ ही वो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच जाता है और वो गन लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग कुछ ना कुछ करके वहां से बच के निकल जाते हैं, लेकिन आखिर में बलवीर सिंह इन सबको बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। इधर राम मनोहर लोहिया जी अपने सभी साथियों को बताते हैं कि बलवीर सिंह ने अपनी जान बगैर मकसद के नहीं दी है। उसने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी और हमें बलवीर सिंह की कुर्बानी को यूं रायगा नहीं जाने देना चाहिए। अब वक्त आ गया है जहां हमें अपनी जान की परवाह किए बगैर आजादी के लिए लड़ना होगा। और वहां राम मनोहर लोहिया जी उन्हें नया स्लोगन देते हैं कि डू और डाई, करो या मरो। जिसके बाद उषा देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ उषा कौशिक से पूछती है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये मेरे लिए कर रहे हो या देश के लिए, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं ये सब देश के लिए भी कर रहा हूँ। जिसे सुन के उषा सैड हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते का पत्थर भी ना बनो। इसके बाद उषा अपने काम में लग जाती है और रेडियो पॉडकास्ट उसी तरह चल रही होती है और भारत जोड़ने का ये कारवां पूरी शान और शौकत और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि अब कांग्रेस रेडियो की आवाज भारत के कोने कोने में पहुंच रही थी और जनता को आजादी की इस मूवमेंट के साथ तेजी से जोड़ रही थी। राम मनोहर जी दिन के टाइम अपना भाषण रिकॉर्ड करवा देते, जिसे रात 8:30 बजे उषा रेडियो पे चला देती। रेडियो कांग्रेस का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने लगता है और लोग तेजी से आजादी की मूवमेंट से जुड़ने लगते हैं। हिंदुस्तान में अब आज़ादी का जोश बढ़ता जा रहा था और जनता की टूटी उम्मीद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। लोग तेजी से एक होने लगते हैं, इस यकीन के साथ कि अब आज़ादी की सुबह ज्यादा दूर नहीं है। राम मनोहर जी भी इस जबरदस्त रिस्पांस से बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ वो अंग्रेज ऑफिसर इस रेडियो को ट्रेस करने में लगा रहता है और वो एक ऐसी वैन मंगवाता है जिसमें एक मशीन लगी थी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकती थी। इधर राम मनोहर जी को अपने खबरी के जरिए उस वैन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि अब अगर हमने रेडियो पॉडकास्ट की तो ये काफी खतरनाक हो सकती है, लेकिन वो अपनी पॉडकास्ट जारी रखते हैं। इधर वो पुलिस वैन भी पॉडकास्ट शुरू होते ही मुंबई की सड़कों पे निकल जाती है कांग्रेस रेडियो की फ्रीक्वेंसी कैच करने के लिए। ओशा पॉडकास्ट कर रही होती है कि तभी वैन उनके करीब आने लगती है। इतने में बाहर खड़ा एक आदमी ओशा को सिग्नल देता है और वो पॉडकास्ट को वहीं रोक के रेडियो ऑफ कर देती है और यूं उस वैन में रेडियो फ्रीक्वेंसी की ट्रैकिंग भी रुक जाती है। लेकिन वो अंग्रेज ऑफिसर समझ चुका था कि वो कहीं इसी बिल्डिंग के आसपास हैं और वो हमें देख भी सकते हैं। असल में इन लोगों ने इस वैन का तोड़ ढूंढ दिया था। पॉडकास्ट शुरू होते ही बिल्डिंग के इर्द गिर्द 2-3 आदमी फैल जाते और जो ही वैन नजर आती वो उषा को सिग्नल दे देते, जिसके बाद वो जल्दी से रेडियो ऑफ कर देती। ये बात अंग्रेज ऑफिसर को भी अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसलिए वो जगह और डायरेक्शन बदल बदल के ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। एक दिन उषा पॉडकास्ट कर रही होती है कि वहीं अचानक वैन पिछले रास्ते से आ जाती है। उषा रेडियो बंद तो कर लेती है, लेकिन वो लोग बिल्डिंग ट्रेस कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये पॉडकास्ट सनशाइन बिल्डिंग से हो रही है। अब वो अंग्रेज पुलिस को लेके उस पूरी बिल्डिंग की तलाशी के लिए जाता है और जाने से पहले वो अनाउंस करते हैं कि सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाएं। उषा ये सुनते ही सबसे पहले रेडियो का बोरी बिस्तरा गोल करके उसे बिल्डिंग की पिछली साइड से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो भागती हुई सबसे आखिर में बिल्डिंग से नीचे जाती है, जहाँ पुलिस वाला उस पे बंदूक रख के उससे पूछता है कि तुम लेट क्यों आई बाहर। उषा उसे बताती है कि उसका पड़ोसी पोलियो का मरीज है, वो जल्दी नहीं चल सकता, इसीलिए उसे नीचे आने में टाइम लग गया। साथ ही फाद भी लंगड़ाता हुआ वहां पहुंच जाता है, जिसे देख के पुलिस ऑफिसर उन्हें जाने देता है। दरअसल फाद वाकई पोलियो का मरीज होता है और उषा फाद के साथ मिलके उस टाइम पुलिस को चकमा देने के लिए ये प्लान बना के नीचे आई थी। वो दोनों वहां से निकल के बिल्डिंग की बैक साइड से रेडियो पॉडकास्ट का सेटअप अपने साथ लेके राम मनोहर के पास पहुंच जाते हैं।
जहाँ वो अब सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि अब पॉडकास्ट कैसे होगी, और साथ वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर पुलिस को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कैसे चल गया। जहाँ कामत नाम का एक आदमी उन्हें बताता है कि इस बार पुलिस ने एक नहीं दो वेन्स का इस्तेमाल किया, और जब दोनों वेन्स एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ही जगह रुकी तो उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला। लेकिन यहाँ पर उनके पास इसका भी तोड़ था। वो दो ट्रांसमीटर यूज करने का फैसला करते हैं ताकि वो पुलिस वेन्स को गुमराह कर सकें। दूसरी तरफ पुलिस को दिखाया जाता है जहां वो भी समझ जाते हैं कि अगर हम उनकी जगह होते तो अब हम दो ट्रांसमीटर यूज करते पुलिस को गुमराह करने के लिए, और पुलिस इस तोड़ का भी तोड़ निकाल देती है। इधर ये लोग दूसरा ट्रांसमीटर बनवाने का ऑर्डर करते हैं इंजीनियर शमीम को, और फिर कुछ दिन बाद उसके घर जाते हैं ट्रांसमीटर लेने, जहां उन्हें पता चलता है कि इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया से मिलने उसके घर गया है। ये लोग जूलिया के घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहाँ उनसे पहले ही वो पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है और इंजीनियर को गिरफ्तार करके साथ ले जाता है, और जो ट्रांसमीटर उसने बनाया था उसे भी जब्त कर देते हैं। यूं अंग्रेज ऑफिसर कामयाबी से इनके तोड़ का भी तोड़ निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इन्हें दूसरा ट्रांसमीटर मिल जाता तो उसके बाद इन्हें ट्रेस करना नामुमकिन था। अब अगर उन्होंने एक ही ट्रांसमीटर से पॉडकास्ट किया तो वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस उनके एग्जैक्ट ठिकाने पे पहुंच जाएगी। लेकिन आज रात की रेडियो पॉडकास्ट बहुत जरूरी थी, जिसमें जनता को अंग्रेज के खिलाफ निकलने का ग्रीन सिग्नल देना था राम मनोहर लोहिया जी ने। अब वो ओशा और फहद को कहते हैं कि अब देश की आजादी के लिए जान की कुर्बानी देने का टाइम आ चुका है। तुम दोनों में से किसी एक को जाके आज रात ये पॉडकास्ट करनी होगी, जिसमें मैं अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान करूंगा। जिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये पॉडकास्ट ओशा ही करेगी। अब ओशा पॉडकास्ट की जगह पहुंच जाती है। उसी वक्त वहां दरवाजे पे दस्तक होती है, जहां उषा देखती है कि कौशिक भी वहां जाता है और उषा को कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। पुलिस या मुझे यहाँ गिरफ्तार करेगी या बाहर, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक 8:30 बजे पॉडकास्ट शुरू कर दी जाती है, जहां राम मनोहर लोहिया जी दिवाली के मौके पे आजादी के आंदोलन का ऐलान करने वाले होते हैं। इधर पॉडकास्ट शुरू होते ही अंग्रेज ऑफिसर को सिग्नल मिल जाता है और वो लोग बिल्डिंग के नजदीक आने लगते हैं। इधर कौशिक उषा को कहता है कि क्यों ना हम लोग पॉडकास्ट को चलता छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। जिस पर उषा कहती है कि हमें इस पॉडकास्ट को पूरा करना पड़ेगा ताकि पूरा मैसेज देश के लोगों तक पहुंच जाए। तब तक हमें यहाँ रुकना भी है और पुलिस को भी रोक के रखना है। इधर पुलिस वाले उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं। कौशिक और उषा पुलिस को रोकने में लग जाते हैं, और दूसरी तरफ राम मनोहर लोहिया जी का भाषण सुनने के बाद जनता का जोश आसमान पे पहुंच चुका था और लोग बड़ी तादाद में अंग्रेज सरकार के खिलाफ सड़कों पे निकल आए थे। इधर अंग्रेज ऑफिसर उषा और कौशिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पे निकले हुए लोगों को पुलिस बेरहमी से कत्ल कर देती है, जिसके बाद ये आजादी की मूवमेंट फिर से कुचल दी जाती है। इधर जेल में उषा और कौशिक को पुलिस बुरी तरह टार्चर करती है। वो अंग्रेज ऑफिसर उषा को बस एक ही बात कहता है कि ये सब राम मनोहर लोहिया ने करवाया है, ये कबूल कर लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन उषा ठहरी कट्टर गांधीवाद, वो कहाँ कबूल करती। उसके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकल रहा था और वो था जय हिंद। जिसके बाद उषा को 4 साल की सजा सुना दी जाती है और उसे पूना जेल में रखा जाता है। इधर उषा के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ लोग दूर दूर से आके उनके पांव छू रहे होते हैं, और वो उषा को खत लिखते हैं कि उन्हें जज बन के इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी इज्जत उन्हें उषा का फादर बन के मिली है। कहानी के आखिर में 1946 का वो दिन दिखाया जाता है जहां उषा 4 साल बाद जेल से बाहर आती है, जहां सबसे पहले वो अपने फादर और दादी से मिलती है। उषा जब पूना से ट्रेन पे मुंबई पहुंचती है तो 20,000 लोग वहां उषा को वेलकम करने आए होते हैं। उषा जेल से निकल के दोबारा आजादी के लिए काम शुरू कर देती है। मनोहर राम लोहिया को भी 1944 में अरेस्ट किया जाता है और 2 साल जेल में उन पर भी बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है। 1946 में उन्हें भी आजाद कर दिया जाता है और वो भी फिर से देश की आजादी के लिए काम शुरू कर देते हैं। 1998 में उषा को भारत सरकार की तरफ से देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी दिया गया। अपनी सारी जिंदगी गांधी जी की आइडियोलॉजी पे गुजारने के बाद सन 2000 में 80 साल की उम्र में उषा की डेथ हो गई। उषा देश की आजादी के बाद 53 साल तक जिंदा रही और कभी भी उषा ने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में सीना तान के सहराए बुलबुल की तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने वाली उषा की आखिरी रसूमात को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ पूरा किया गया।
और यहीं इस खूबसूरत और सच्ची कहानी का दी एंड हो जाता है। साए में बैठी हुई नस्ल को क्या मालूम कि धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले।